गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का यह वीडियो बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर में मानव शरीर क्रिया विज्ञान एवं बीए होम साइंस सेकेंड ईयर के हेल्थ साइंस के अंतर्गत आज हम अध्ययन कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर का आज ये तीसरा पार्ट है वीडियो का। इससे पहले के जो वीडियो हैं उसमें हमने चर्चा करी थी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसकी परिभाषा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनके नाम के बारे में हमने जाना था और उसके बाद एक एक ऑर्गन का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़े। यह सर्वप्रथम हमने चित्र का जो पाचन तंत्र का चित्र है इसका हमने अध्ययन कर लिया था और इसका डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बाद पाचन तंत्र क्या होता है और क्या कौन कौन से उसके अंग हैं। इन अंगों में हमने पिछले अध्याय में चर्चा करी थी मुख गुहा के अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गन हैं, जैसे दांत, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। दांतों के बारे में हमने चर्चा करी थी। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, और टोटल नंबर 32 परमानेंट टीथ ह्यूमन बीइंग के माउथ में पाए जाते हैं। इसके अलावा टंग है। टंग जो होती है वो आपके लिए एक सेंसरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। और इसके अलावा लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं मुंह के अंदर जो लार का श्रवण करती हैं, एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करती हैं। इसके बाद हमने अध्ययन किया था परमानेंट टीथ और टेम्परेरी टीथ, और आज हम अध्ययन कर रहे हैं आगे के पार्ट्स जो हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रसनी। तो ग्रसनी जो होती है यह श्वसन मार्ग और पाचन मार्ग के लिए एक कॉमन पैसेज होता है। और यह जो ग्रसनी है इसे 3 भागों में बांटा गया है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है वो केवल फूड को पैसेज प्रोवाइड करती है और आगे जाकर यह जो ग्रसनी है यह ग्रास नली से जाके जुड़ जाती है। अब यह जो ग्रास नली होती है यह ग्रास नली काफ़ी सक्रिय होती है और इसमें क्रमाकुंचन गति पाई जाती है ग्रास नली में, और जिसकी वजह से भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। और यह जो ग्रास नली है यह आमाशय और ग्रसनी को आपस में जोड़ती है और यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह भी फूड को एक पैसेज देती है, यहाँ से होता हुआ फूड आमाशय में प्रवेश करता है। अब आमाशय या स्टमक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है पाचन तंत्र का, क्योंकि फूड जो है स्टमक में आके कलेक्ट हो जाता है और यहाँ पर कुछ देर रुकता है और यहाँ से भोजन का जो डाइजेशन है वह प्रारंभ हो जाता है। तो पहले तो हम इसके संरचना की चर्चा करते हैं और उसके बाद हम इसके कार्यों की पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यह जो आमाशय है यह एक जे के आकार की संरचना, एक थैलेनुमा संरचना है और इसकी जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको 3 मोटे भागों में बांट दिया जाता है। ऊपर से आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कार्डियक पार्ट होता है। इसके बाद आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं ये भाग फंडस भाग कहलाता है और नीचे जो आपको अलग कलर में दिखाई दे रहा है ये पाइलोरिक भाग है। तो इस तरह से आमाशय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है, या हम यूँ कहें कि स्टमक के 3 पार्ट कर दिए गए हैं, कार्डिक स्टमक, फंडस स्टमक और पाइलोरिक स्टमक। इसके अलावा जो ईसोफेगस थी, जो ग्रास नली थी, वो ग्रास नली जो आपको आमाशय के चित्र में सबसे ऊपर ईसोफेगस लिखा है, ईसोफेगस जो है वह जब आमाशय से जुड़ती है तो यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। इनको कार्डिक इंस्फिंक्टर्स कहा जाता है। ये मसल्स की बनी हुई पेशियाँ होती हैं, एक तरह के द्वार जिसको हम कहें, वो कार्डिक इंस्फिंक्टर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और यह जो कार्डिक इंस्फिंक्टर्स होते हैं ये फूड को ईसोफेगस से स्टमक में आने देते हैं और फूड के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं।
इसी तरह से जब हम आमाशय के एंड पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यह आमाशय ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है, जिसे पक्वाशय कहा जाता है। तो ड्यूडेनम जो है वहाँ पर एक इंस्फिंक्टर्स या वॉल पाए जाते हैं जिन्हें पाइलोरिक वॉल कहा जाता है। अब यह जो पाइलोरिक वॉल होता है यह भोजन को आमाशय से पक्वाशय की तरफ जाने देते हैं और उसी तरह से ड्यूडेनम से वापस आमाशय की तरफ जाने से रोकते हैं। तो ये दो तरह के वॉल्व हैं जो आमाशय में पाए जाते हैं, कार्डिक वॉल्व और पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होते हैं जो फूड को वन वे डायरेक्शन में फ़्लो करने देते हैं। इसके अलावा आप चित्र में देख रहे हैं कि आमाशय जो क्योंकि एक जे के आकार का थैलीनुमा संरचना है तो इसमें दो तरह के आपको कर्वेचर्स दिखाई देते हैं। एक तो होता है लेसर या स्मॉल कर्वेचर और एक होता है ग्रेटर कर्वेचर, बड़ा कर्वेचर होता है। तो इस तरह से आमाशय की जो संरचना है बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें जो फूड है वो कलेक्ट हो जाता है और कुछ टाइम तक रहता है जहाँ और यहाँ पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो थी इसकी संरचना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टमक कार्य क्या करता है, तो स्टमक का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वह इस तरह से है कि सर्वप्रथम तो हम इसमें बात करें कि स्टमक में के अंदर जठर रस पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। जो इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उसी से गैस्ट्रिक जूस स्त्रावित होता है और यह जूस जो है वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में है। तो इसकी वजह से जो गैस्ट्रिक जूस जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है और इसी अम्लीय प्रकृति के कारण आमाशय का जो मीडियम होता है वह एसिडिक मीडियम हो जाता है। इसके विपरीत जब आमाशय से भोजन ड्यूडेनम में या पक्वाशय में जाता है तो वहाँ पर भोजन का जो मीडियम हो जाएगा वो क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि जो पक्वाशय होता है वहाँ पर जो रस स्त्रावित हो रहे हैं उनका मीडियम क्षारीय या एल्केलाइन होता है। तो अब अभी हम बात कर रहे हैं आमाशय की। तो आमाशय के अंदर ये जो एल्केलाइन मीडियम का गैस्ट्रिक जूस होता है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह जूस जो है यह भोजन के साथ आए हुए जो माइक्रोब्स, जीवाणु इत्यादि होते हैं उन्हें मार डालता है, या हम यूँ कहें कि एक तरह से ये एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। इसके अलावा पाचन में यह सहयोग करता है और इसके जो आमाशय है, आमाशय के अंदर पेप्सिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। अब यह पेप्सिन एंजाइम जो है ये इस गैस्ट्रिक जूस के साथ मिला हुआ होता है, मिल जाता है और जो प्रोटीन आता है भोजन के साथ, जो प्रोटीन आमाशय में प्रवेश करता है उसका सर्वप्रथम पाचन यहीं आमाशय में प्रारंभ होता है और प्रोटीन जो है उसे और छोटे कणों में पेप्टोन और प्रोटियोजेस में तोड़ दिया जाता है, अर्थात प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ हो जाता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि स्टार्च का पाचन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में उपस्थित लार द्वारा जो टाइलिन एंजाइम स्त्रावित होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, उस एमाइलेज एंजाइम से यह जो स्टार्च का पाचन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद दूध में उपस्थित रेनिन नाम का प्रोटीन होता है, वो रेनिन का पाचन भी आमाशय में प्रारंभ हो जाता है और उसके अंदर केसिनोजन नाम का एक प्रोटीन होता है जो केसीन में बदल जाता है। तो इस प्रकार प्रोटीन का प्रारंभ होता है पाचन और जो वसा है वसा का भी पाचन यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा आमाशय में कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स पाए जाते हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और यह विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और अगर किसी कारण से ये फैक्टर्स कम हो गए हैं आमाशय में तो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से B12 डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है। तो इस प्रकार जो आमाशय है यह भोजन के पाचन का भी कार्य करता है, भोजन को कलेक्ट कर लेता है यहाँ पर और भोजन इसके अंदर जो एक क्रमाकुंचन गति होती है वो आमाशय में पाई जाती है, जिसकी वजह से भोजन जो इसके अंदर जठर रस है उसके साथ मिक्स होता जाता है और धीरे धीरे इसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात जो भोजन है वह आमाशय से
छोटी आंत का जो प्राथमिक भाग है ड्यूडेनम, वहाँ पर प्रवेश करता है। तो आमाशय के पश्चात हम अध्ययन करते हैं अगले इसके अंग का, जिसमें है छोटी आंत। तो छोटी आंत जो होता है ये बहुत ही घुमावदार पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और यह जो है लगभग 22 फीट तक लंबाई का होता है और इसे मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया जाता है कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर। पक्वाशय जो एक छोटा सा भाग है, प्रारंभिक भाग है छोटी आंत का, और इसी पक्वाशय से जो आमाशय है वो जुड़ा होता है और पक्वाशय और आमाशय के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। पक्वाशय के बाद जेजुनम और इलियम, तो ये 3 मुख्य भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, या पक्वाशय, जेजुनम और इलियम। तो पक्वाशय जो है ये छोटा सा 25 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है, यू के आकार का या सी के आकार का होता है। और जो पक्वाशय पित्त नलियाँ जो है इसमें आकर खुलती हैं, अर्थात यकृत के द्वारा जो पित्ताशय में जमा हो जाता है पित्तरस, वह पित्तरस पक्वाशय में आता है और यहाँ पर आकर ये वसा के पाचन में मदद करता है, क्योंकि वसा का इमल्सिफिकेशन का काम इस पित्तरस के द्वारा होता है। इसके बाद जेजुनम, जेजुनम जो होता है यह छोटी आंत का 2/5वां भाग होता है और ये कुंडलित होता है और इसमें भी क्रमाकुंचन गति पाई जाती है और यहाँ पर भोजन का पाचन एवं अवशोषण का कार्य होता है और यहाँ पर आंतरी रस पाए जाते हैं जिसमें पाचक रस उपस्थित होते हैं और इससे भोजन का पाचन अच्छे से होता है। इसके पश्चात इलियम, इलियम जो होता है वो छोटी आंत का सबसे लास्ट पार्ट होता है और यह छोटी आंत का लगभग 3/5वां भाग बनाता है, अर्थात इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 3 मीटर तक होती है। काफ़ी सकरा, लंबा और कुंडलित होता है और अंत में जाके यह सीकम एक संरचना है हमारे आंतरिक पाचन तंत्र की, सीकम में जाकर समाप्त हो जाता है और इसके पश्चात प्रारंभ होती है बड़ी आंत। इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में, अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।